2G के बारे में देखा, और 2G में जो एडवांसमेंट हुए थे, 2 एडवांसमेंट हुए थे, एक GPRS और एक एज, ठीक है। तो डेटा रेट को बढ़ाने के लिए एक टेक्नोलॉजी को 2.5 बोला हमने और एक को बोला 2.75, ठीक है। फिर समय के साथ और ज़रूरत पड़ी हमें एडवांसमेंट की, तब नई टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम था 3rd जनरेशन, ठीक है। 3rd जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी थी उसका नाम था UMTS, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन, आर्किटेक्ट सेम सब कुछ वही रहेगा। मोबाइल इक्विपमेंट है, यूज़र इक्विपमेंट बोला इसे यहाँ पे इन्होंने, जो BSC थी उसे नोड B बोला, है ना, और जो MSC थी उसे RNC बोला, ठीक है। और फिर ये कोर नेटवर्क हमारा था, ये इसके नाम है, ये तुम्हें याद रखने हैं, मैंने वो भी दिया था तुम्हें एक असाइनमेंट, है ना, वो चेक करूँगा मैं जैसे ये कंप्लीट होगा। तो उसी तरह का ये पूरा नेटवर्क है, इसका नाम है यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। ये 3rd जनरेशन मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम था, GSM का एडवांस वर्जन था ये, ठीक है। इसमें हाई स्पीड डेटा और मल्टीमीडिया सर्विस मिलनी स्टार्ट हो गई थी। मल्टीमीडिया समझते हो ना? यस सर। जो तुम देखते हो यूट्यूब पे। यस सर। GSM में जो था केवल कॉल था और SMS हम कर सकते थे। फिर GPRS एज आया तो बेसिक इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध हो गई, जिसमें 384 kbps तक की स्पीड मिली हमें। फिर जब UMTS आया 3rd जनरेशन, तो इसमें हमें फास्ट इंटरनेट, वीडियो और मल्टीमीडिया की सुविधाएं स्टार्ट हुई। मैंने बताया था जब स्टार्ट भी अपन कर रहे थे कि हर जनरेशन जब आती है तो अपने साथ अलग अलग सर्विस लेके आती है। जैसे अभी 5G की हम बात कर रहे हैं, तो साउथ की पिक्चर तो तुम देखते होगे, सब हैं। तो उसमें एक तुम्हारे कौन है फेवरेट हीरो? अच्छा, तो एक विजय है, तो वो अभी इलेक्शन लड़ रहा है। तो अभी वो जब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उन्होंने एक टेक्नोलॉजी, जो मैं तुम्हें बता भी चुका था, कि वो एक जगह है और पूरा 3D स्ट्रक्चर में वीडियो कॉलिंग में वो पूरी अपनी होलोग्राम से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मल्टीपल जगह पे कर रहे हैं। अभी तक हमारा जो वीडियो हम देखते थे वो 2D थी फ़ोन के अंदर, है ना, वीडियो कॉलिंग जो थी। अब होलोग्राम आ गया। मैंने बताया था कि जब ये पिछले साल भी जब ऑप्टिकल फाइबर हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि एक जगह पर्सन होगा और वो कहीं पे भी रिफ्लेक्ट हो सकता है, बिल्कुल सेम टू सेम, तुम्हें 3D स्ट्रक्चर में उसको दिखेगा। तो वो अभी इसका इस्तेमाल इस समय पूरा इलेक्शन, क्योंकि वहाँ इलेक्शन है तो उसमें वो कर रहे हैं। तो वो इन सब जैसे जैसे हमारी सर्विस ऊपर जाएंगी, डेटा रेट रिक्वायरमेंट हमारी ज़्यादा होगी। क्योंकि जब देखो, मैंने ये तुम्हें बताया भी था कि जो फ़ोटो बनता है या वीडियोस बनती हैं वो पिक्सल्स से मिलके बनती हैं, है ना। और फिर पिक्सल्स के अंदर बहुत सारे ब्राइटनेस के लेवल होते हैं, है ना। 3 बेसिक कलर होते हैं, उन कलर से अलग अलग ब्राइटनेस बनती हैं। तो शार्प रीजन्स आते हैं। जैसे तुम पिक्चर देखते हो तो तुम, जैसे ये तुम्हारा फिगर है, यहाँ पे तुम्हारी पिक्चर है और इधर मान लो बैकग्राउंड है, तो इन दोनों के बीच में शार्प वो दिखेगा तुम्हें, तभी तो पहचान में आएगा। ब्लरी पिक्चर में और अच्छी पिक्चर में अंतर क्या होता है कि जो अच्छी पिक्चर होती है उसमें शार्पनेस बहुत अधिक होती है, कि तुम्हें ब्लर नहीं दिख रहा है, तुम पहचान सकते हो कि ये चेहरा है, तो उसके जो कट हैं वो तुम्हें क्लियर दिखेंगे, है ना। समझ रहे हो या नहीं? अब ये केवल 1 डायमेंशन की पिक्चर होती थी। अभी जो अगली टेक्नोलॉजी है उसमें बैकवर्ड, मतलब पूरा तुम्हारा यहाँ वाला ये सारा चीज़ दिखेगा। जो अभी तुम 3D में जो 3D एनिमेशन भी देखते हो तो घुमा के देखते हो कि वो तुम्हें सब तरफ से दिखाई देती है ना। तो उस पिक्चर को क्रिएट करने के लिए तुम्हें ज़्यादा डेटा रेट की, ज़्यादा पिक्सल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो डेटा रेट हाई चाहिए। तो यही धीरे धीरे हम में भी दिखा रहा है 360 डिग्री पे, जैसे मतलब चारों बगल देख सकते हैं कैमरे पे। हाँ, तो अब वहाँ पे मुझे ये नहीं पता कि भाई वो एक ही कैमरे से ही कर रहे हैं या मल्टीपल कैमरे से वो 3D कर रहे हैं ना। नहीं, मतलब जो 3D वाला जो ये बात कर रहा है, लेकिन ये होने लगा। जैसे फ़ोनों में भी जो अभी एक तरह की पिक्चर होती थी जो इसमें तुम यूं घुमाते हो, या है ना, और पूरा एक बहुत बड़ा सा रीजन तुम्हें दिख जाता है उसमें। ऐसे स्लाइड करते हो ना। अभी वाले फ़ोनों में ये आना चालू हुई है। तो कहने का मतलब है कि जितनी ज़्यादा तुम सर्विसेज चाहिए और जितनी अच्छी सर्विसेज चाहिए तो डेटा रेट की रिक्वायरमेंट अधिक होगी,
है ना। इसलिए ये वन ऑफ द रीज़न है हर टेक्नोलॉजी का इवॉल्वमेंट होने की, कि हम अगली टेक्नोलॉजी पे क्यों जा रहे हैं। अभी 5G इम्प्लीमेंट नहीं हुई, हम 6G पे रिसर्च कर चुके हैं। इस समय इंडिया 6G पे रिसर्च कर रहा है, और इंडिया से अलग जो डेवलप्ड कंट्री है वो तो बहुत आगे चली गई है उसमें, है ना। कुछ जगह तो 5G फुल्ली इम्प्लीमेंट हो गई ना। तो ये बात है। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने UMTS में, इसके फीचर्स क्या थे कि इन्होंने 384 से सीधे 2 Mbps स्पीड इंक्रीज कर दी। समझ गए? KB Mbps समझते हो ना, मेगाबिट पर सेकेंड, है ना। किलोबिट में कितनी बिट होती हैं 1 किलोबिट में? KB में 1024, है ना, 2 to the power 10 इसे बोलते हैं। और MB में 20 तो 2 to the power 20, लगभग 64,000 समथिंग आता है ये, मेरे जहाँ तक मुझे ध्यान है, एक बार देखना पड़ेगा, है ना। तो अब तुम देखो कितने गुना बढ़ा दिया, अगर तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा ये फैक्टर। और वैसे भी हिंदी अगर नॉर्मल ये तो उसमें ले लो, अगर किलो का मतलब होता है 10 to the power 3 लगभग, और मेगा का मतलब होता है 10 to the power 6 लगभग, है ना। तो 1000 गुना इंक्रीज हुआ है ना। यस सर। तो यहाँ पे मतलब वो कितना हुआ होगा देखना पड़ेगा। इसमें क्या हुआ, इसमें कौन सी जब हम हर एक टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम ये पढ़ रहे हैं कि उसके अंदर कैसे कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक इस्तेमाल हुई है, पढ़ रहे हैं ना ये चीज़। GSM में कौन सी थी? TDM में, है ना। फर्स्ट जी में कौन सी थी जो एनालॉग थी? FDM में। फिर उसका हमने दूसरा रूप पढ़ा CDM में, उसमें CDM में उसका नाम ही था, है ना। तो उसमें CDM यहाँ पे जो इस्तेमाल हुई, जब मैंने मल्टीप्लेक्सिंग के नोट्स दिए हैं उसमें एक्सप्लेन किया है, वाइड बैंड कोड डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, मतलब कोड डिवीज़न है लेकिन इसका बैंड बढ़ा दिया, मतलब जो चैनल की वो थी वो इंक्रीज़ कर दी हमने। ठीक है भाई। तो मैंने जब पढ़ाया था CDM में तो उसमें मैंने बताया था कि मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का भी एडवांसमेंट हुआ है, जैसे CDMA का WCDM में, और FDM का एडवांसमेंट होके क्या हुआ था, ऑर्थोगोनल, है ना, जो कि आज की जनरेशन में इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, ये बताई थी मैंने बात। तो इसमें वॉइस और वीडियो कॉलिंग हम कर सकते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट है, बेटर हैंड ऑफ की प्रॉब्लम, मतलब हैंड ऑफ जो मैंने बताया था कि जब कोई एक सेल से दूसरे सेल में जाता है तो कॉल जो ट्रांसफ़र होती है वो कितनी आसानी से होती है, बिना डिसकनेक्ट हुए वो ट्रांसफ़र हो रही है, या फिर पहले कटेगी फिर दोबारा कॉल लगेगी, है ना। इसे हैंड ऑफ कहते थे। तो ये 2 तरह के होते थे, एक हार्ड और एक सॉफ्ट, है ना। हार्ड हैंड ऑफ बहुत ख़राब है क्योंकि भाई कॉल कट गई फिर दोबारा तो ये तो कस्टमर इससे अच्छा, उसको ये सर्विस बढ़िया नहीं लगेगी, है ना। तो उसको ख़त्म करने के लिए मैंने कल उस दिन भी बताया था कि अम्ब्रेला सेल होता है जो उस ड्यूरेशन में चीज़ों को संभालता है, जब जहाँ पे दोनों की स्ट्रेंथ क्या होती है, कम हो जाती है ना। समझ रहे हो ना कि भाई इसकी ये यहाँ से ये कीटल से तुम रमाला जा रहे हो तो ये रमाला का रीजन है ना, ये कीटल का है। तो इस जगह पे दोनों के सिग्नल मान लो डिक्रीज हो गए, है ना, क्योंकि बॉर्डर लाइन पे हो ना तुम, एक से निकल रहे हो दूसरे में घुस रहे हो, दोनों बॉर्डर की जगह है, तो वहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ कम होगी। क्लियर है। और तुम दूसरी चीज़, तुम यहाँ के अब यहाँ से तुम चले गए छोड़ के दूसरे फॉरेन सेल में, तो यहाँ पे तुम्हारी एंट्री भी होनी है, सब कुछ होना है। तो इसलिए ये हैंड ऑफ जो है वन ऑफ द फैक्टर होता है कि भाई हम हर जनरेशन में इसको और स्मूथ करते गए हैं। समझ में बात आ रही है। सिक्योरिटी इसमें इम्प्रूव्ड हुई। इसके आर्किटेक्चर में तीन चीज़ों में डिवाइड किया, जैसे सेम सब में अगर ये तुम देखोगे तो लगभग सिमिलर है सब में, है ना। नाम बदल गए, यूज़र इक्विपमेंट यहाँ पे नाम आ गया, है ना। यूज़र इक्विपमेंट में क्या है, मोबाइल फ़ोन और यू सिम, है ना, जो 3G सिम लाता था। फिर उसके बाद क्या है, यू ट्रन, है ना। तो यू ट्रन क्या है, UMTS जो इसकी उसका नाम है, और आगे क्या है, टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क। टेरेस्ट्रियल समझते हो? जो जमीनी हिस्से को टेरेस्ट्रियल रीजन कहते हैं। डालो एक बार, है ना।
और रेडियो एक्सेस मतलब जहाँ पे जो रेडियो वेव है, जो टावर और मोबाइल इक्विपमेंट की जगह होती है, वो यही तो होती है टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन। रेडियो एक्सेस पार्ट है ये इसका। मोबाइल इक्विपमेंट है, जो सेल टावर है, यहाँ से ये रेडियो कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है। जो जैसे तुम BTS बोल रहे थे वहाँ पे, है ना, बेस ट्रांस रिसीवर, कि यहाँ से जा रहा है और यहाँ, इसको इन्होंने यहाँ क्या नाम दे दिया, UMTS, यूट्रन। तो इसका क्या मतलब है, यू से मतलब इस टेक्नोलॉजी का नाम टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क। समझ में बात आ गई? इसमें इन्होंने जो पॉइंट रखा नोड बी बोला इसे, ये क्या है, GSM में क्या था हमारा, जैसे BTS था, उसी का नाम हो गया नोड बी। रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव होते हैं, जैसे हर एक में हो रहा है कि भाई ये रिसीव भी कर रहा है और ये ट्रांसमिट भी कर रहा है, EM वेव, है ना। रेडियो सिग्नल मतलब EM वेव, क्लियर है ना। फिर RNC रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर, जैसे वहाँ पे कौन सा था जो कंट्रोल करता था, BSS, MSC, है ना। ये हैंड ओवर रिसोर्स एलोकेशन को मैनेज करता है और नोड वी को कंट्रोल करता है। वहाँ भी तो यही हो रहा था ना, 4 BTS को कंट्रोल करने के लिए वो बनाया हुआ था, BSS, है ना, बेस सब स्टेशन। फिर कोर नेटवर्क में क्या आ गया, GSM के नेटवर्क सब सिस्टम की तरह। इसके कौन कौन से पार्ट हैं, ये पार्ट है। MSC वॉइस कॉल को स्विचिंग करने के लिए, SGN पैकेट डेटा को हैंडल करने के लिए, और GGSN इंटरनेट कनेक्शन को हैंडल करने के लिए। समझ में बात आ गई? मतलब वॉइस कॉल कैसे, अभी जो 4G में है, जो वोल्टी तुम कहते हो, तो वॉइस कॉल भी तुम्हारी डेटा के पैकेट के फॉर्म में जाने लगी है अब इस समय। समझ में बात आ रही है? उससे पहले जो था वॉइस कॉल के लिए एक अलग वो यूज़ होता था और डेटा पैकेट इंटरनेट के लिए अलग होता था। जब तुम वॉइस कॉल करते थे तो नेट डिस्कनेक्ट हो जाता था, और जब नेट चल रहा है तो मतलब वॉइस, ये तुमने देखा होगा 3G, अभी वाले फ़ोन में दोनों साथ में चलते हैं, है ना। और कुछ फ़ोन होंगे जो पुराने जिसमें ऐसा अभी भी होता होगा। तो वॉइस और डेटा दोनों को हैंडल कर सकता है। मतलब वॉइस कॉल मतलब कॉलिंग वाली फैसिलिटी, और डेटा मतलब जो डेटा जो तुम इंटरनेट चलाते हो। तो जब यूज़र डेटा सेंड करता है तो यूज़र इक्विपमेंट से कहाँ पे जाएगा, नोड वी को सिग्नल भेजता है ना। नोड वी क्या करता है, RNC को फॉरवर्ड करता है, और RNC कोर नेटवर्क को भेजता है, और कोर नेटवर्क जहाँ भी डेस्टिनेशन है या इंटरनेट से जो कनेक्ट कराता है उससे उसे भेजता है, या उससे ही डेटा रिसीव करता है। यही फ्लो उल्टा जाएगा, यही फ्लो ऐसे जाएगा। ये 2G जनरेशन थी, ये 3G है। इसमें स्पीड कम थी, स्पीड ज़्यादा है। इसमें TDM इस्तेमाल हुआ था, इसमें WCDM है। ये वॉइस और SMS के लिए था, ये वॉइस, वीडियो और इंटरनेट के लिए है। UMTS जो है 3G मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो हाई स्पीड डेटा और मल्टीमीडिया सर्विस प्रोवाइड करता है यूजिंग WCDM में, ठीक है। तो ये इन्होंने इसके बारे में बताया है। फिर आता है हाई स्पीड पैकेट एक्सेस। जैसे ही तुम्हें इससे मतलब वर्ड से समझ में आ रहा होगा, पैकेट मतलब डेटा पैकेट, हाई स्पीड मतलब जिनकी स्पीड हाई होगी, है ना। तो ये HPS का ये यूज़र इक्विपमेंट है। यूज़र इक्विपमेंट से ये नोड बी है जिसकी हम बात कर रहे थे, और ये नोड बी किससे कनेक्टेड है, RNC से, और आपस में RNC अलग अलग RNC से कनेक्टेड है। और फिर ये कोर नेटवर्क है जिसमें MSC और GGSN और GMSN, है ना, ये है। और ये फिर पब्लिक PSTN नेटवर्क से जुड़ा हुआ है ना। तो ये इसका, ये सबका तुम देखोगे आर्किटेक्चर तो यही 3 लेवल में बटा हुआ है, बस उनके नाम चेंज हुए हैं। एक मेजर जो चीज़ अगर तुम ध्यान दोगे तो HPSA क्या है, हाई स्पीड पैकेट एक्सेस, एक 3G मोबाइल कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है जो UMTS का क्या है, अपग्रेडेड वर्जन है ना। तो इसमें क्या है, डेटा स्पीड को हमने बढ़ा दिया, इंटरनेट को क्या कर दिया, फास्ट कर दिया। ये अगर तुम थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओगे तो तुम्हें समझ में, अगर तुम्हें नाम पता होंगे तो तुम्हें ये पता होगा कि क्या हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, क्योंकि हर एक में सिमिलर पैटर्न चल रहा है। डेटा रेट को बढ़ाना है हमें, है ना, हर एक के अंदर सर्विस इंक्रीज होनी है। जैसे अगली जनरेशन में जाओगे सर्विस बढ़ जाएंगी तुम्हारी, ठीक है। इंटरनेट फास्ट होता जा रहा है, हर एक जनरेशन में यही हो रहा है ना। तो ये नॉर्मल 3G था, और ये क्या है, हाई स्पीड 3G है। इसे 3.5 जनरेशन भी हमने बोला था। इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट है। हाई स्पीड डाउनलिंक डेटा पैकेट
पैकेट एक्सेस जब डाउनलिंक होता है और एक अपलिंक जब हम भेजते हैं। Yes. तो इसे कह रहे हैं डाउनलिंक जब हमें रिसीव होता है डेटा पैकेट, दैट इज HSDPA, हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस। और दूसरा इसका कौन सा है, हाई स्पीड अपलिंक डेटा। ठीक है, डाउनलिंक स्पीड को बढ़ा रहा है ये, मतलब जो डाउनलोड हम करते हैं डाउनलिंक में भाई हमें चाहिए अपलोड करने का, मतलब जब हम फोटो फेसबुक पे डाल रहे हैं दैट, या फिर इंस्टाग्राम पे, या कोई वीडियो को हम ऑन डाल रहे हैं, दैट इज अपलिंक। अपलोड स्पीड, दो तरह की स्पीड होती है जब इंटरनेट भी तुम चेक करोगे तो, एक होती है डाउनलोडिंग स्पीड और एक सफर जिसमें तुम वो करते हो अपलोड करते हो, उसे कुछ और बोलते हैं। जब तुम अभी अपने फ़ोन में इंटरनेट स्पीड चेक करोगे तो उसमें दो स्पीड शो होंगी तुम्हें, एक तो डाउनलोडिंग स्पीड और एक जिस ब्राउजिंग स्पीड बोलते हैं उसे, कि जिससे तुम डेटा इंटरनेट से मंगा रहे हो। समझ में बात आ रहा है? और एक जो तुम अपलोड कर रहे हो। अभी इंटरनेट स्पीड टेस्ट डालो अपने फ़ोन में और तुम्हें पता चलेगा, दो स्पीड वो दिखाएगा तुम्हें। देखो तो इसकी स्पीड कितनी है 14 Mbps और इसकी कितनी है, ये कम है ना, अपने आप दिख रहा है, नहीं समझ में बात आ रही है? कैसे काम करता है वही है कि यूज़र जो इक्विपमेंट है वो डेटा को क्या करता है, भेजता है या फिर रिसीव करता है। नोड भी मतलब तुम्हारा सेल टावर डायरेक्टली फास्ट शेड्यूलिंग करता है। RNC और कोर जो नेटवर्क है वो डेटा को प्रोसेस करता है और फास्टर ट्रांसमिशन टेक्निक इस्तेमाल होती हैं इसमें। इसकी विशेषताएं क्या हैं, हाई स्पीड डेटा स्पीड मिल रही है, बेटर स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी, इस बारे में बहुत बात हो चुकी है कि कम बैंडविड्थ में ज़्यादा बेहतर तरीके से तुम उसे इस्तेमाल कर पा रहे हो। फास्ट डेटा ट्रांसफ़र मतलब डिले कम होना चाहिए जो इसमें लेटेंसी शो हो रही थी, और इम्प्रूव्ड कैपेसिटी और स्मूथ वीडियो स्ट्रीमिंग एंड ब्राउजिंग, है ना, कि वीडियो तुम्हें देखनी है वो स्मूथली चल पा रही है, और ब्राउजिंग तुम कर रहे हो तो ऐसा नहीं है तुमने गूगल पे कुछ सर्च किया उसमें कुछ समय लग रहा हो, तुरंत मतलब वो अच्छी स्मूथनेस हो। ठीक है, एडवांटेज क्या है, इंटरनेट तुम्हारा फास्ट हुआ है, मल्टीमीडिया सपोर्ट बढ़ा है, लेटेंसी कम हुई है और एफिशिएंट यूज़ ऑफ बैंडविड्थ हुआ है ना। लिमिटेशन क्या है, 4G जितना फास्ट नहीं, अब भाई वो 4G तो अगली जनरेशन थी, है ना। नेटवर्क क्वालिटी पर डिपेंड करता है ना। कवरेज इशू हो सकता है कि मतलब एक एरिया में तुम्हें स्पीड अच्छी मिल रही हो, थोड़ा दूर हटोगे तो स्पीड कम हो गई हो, ये तो होता है ना। तो इस तरह से हम GSM से गए GPRS, फिर एज, फिर UMTPS और फिर अब हम आएंगे अपने 4G वाले पे, है ना। तो HSPA इनहेंस 3G टेक्नोलॉजी थी जिसने हाई स्पीड पैकेट डेटा यूजिंग अपलिंक और डाउनलिंक से हमें वो किया था, अपग्रेड किया था। अब आता है हमारा जो हम इन जनरल मोस्टली जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो क्या है हमारा, LT और VoLTE, है ना। LT का मतलब होगा लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, कहने का मतलब था कि इस पर रिसर्च बहुत समय से चल रही थी इसलिए इसका नाम LT पड़ा, और इसमें चीज़ें बहुत बदलाव हुई। ये इसका आर्किटेक्चर है, यूट्रन जो तुमने देखा ही था, यूट्रन ऊपर अभी 3G वाला नेटवर्क, ये इक्विपमेंट है, इनके नाम अभी हम देखेंगे। ठीक है, यूज़र इक्विपमेंट नोड भी, ये यहाँ पे नाम चेंज हुए हैं, है ना, PGW HSS, और ये तो पब्लिक वो है ही नेटवर्क। तो LT क्या है, 4G मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो हाई स्पीड डेटा रेट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। ठीक है, यह UMTS और HSPA का क्या है, अब एडवांस वर्जन है। इसे क्या कहते हैं, इसमें ऑल IP नेटवर्क यूज़ होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, तो अब LTE का आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। सब वही यूज़र इक्विपमेंट रहेगा ही। सबसे पहले अपना यूज़र का मोबाइल, नोड B, इसे बोला इवॉल्व्ड नोड B, पहले नोड B था, अब ये इवॉल्व नोड B हो गया, है ना, जिसमें टावर और RNC अब कंबाइंड कर दिए, है ना। नोड B और RNC को कंबाइंड किया इसलिए इसका नाम क्या हुआ, इवॉल्व्ड नोड B। डायरेक्ट कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, मतलब कम्युनिकेशन भी करता है और कंट्रोल भी करता है। फिर EPC हो गया, इवॉल्व पैकेट कोर, है ना, तो पैकेट डेटा को भेज रहा था। इसमें कौन कौन से वो थे, ये कोर नेटवर्क का नाम हो गया EPC, जहाँ जो वहाँ पे कोर नेटवर्क था। इसमें क्या क्या है, MME मोबिलिटी मैनेजमेंट एंटिटी, जिसमें क्या हो रहा है,
यूज़र का ऑथेंटिकेशन और मोबाइल मोबिलिटी मैनेजमेंट। मोबिलिटी मतलब जो तुम इधर उधर मूव कर रहे हो उसको मैनेज करना, ठीक है। SWG सर्विंग गेटवे है ये, और PWG पैकेट गेटवे है। ये डेटा की राउटिंग विद इन नेटवर्क, अगर जो तुम्हारा नेटवर्क है उसके अंदर ही डेटा की जो डेटा कैसे तुम तक पहुंच रहा है, दैट इज राउटिंग। मैंने बताया था ना, यस सर। राउटिंग का मतलब क्या हुआ, बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है। कौन कौन मल्टीपल पाथ भी सेलेक्ट कर सकता है ना। फिर इन IP एलोकेशन, क्योंकि ये ऑल IP नेटवर्क है तो हर एक को IP एलोकेट होगी, और IP भी हमारी लिमिटेड है। जैसे तुमने पढ़ा होगा कि तुमने कौन कौन सी IP पढ़ी है, दो पढ़ी है ना। IPv6 तो इस IPv4 जो थी तुम्हारी कितनी बिट थी, 32 64 32 में तो वो 48 है ना। 6 नहीं, तुम जिसकी बात कर रहे हो उसका वो है पैकेट, तुम उसके पैकेट की बात कर रहे हो। ये 32 बिट तो इसकी है 32 भाई। 8 के इसमें चार थे ना, वो 128 है, सॉरी IPv6 है ना। तो इसमें अब इसमें क्लास बटी हुई है, क्लास A B है ना। अब इसमें कितनी एड्रेसिंग की जा सकती हैं, तो लिमिटेड है ना ये एड्रेसिंग, और नेटवर्क है ना। तो मान लो अगर तुम वर्स्ट के मतलब इतने में होस्ट आईडी रख दोगे और यहाँ पे नेटवर्क रखोगे तो इसकी एक लिमिटेशन है कि इतने यूजर्स को दे सकते हो। अब पॉइंट ये है कि इसको डायनामिक, तो इसकी जो ये प्रॉब्लम थी कि भाई IP एड्रेसिंग का एड्रेस जो है एक टाइम पे तुम इतने यूज़र को वो कर सकते हो, तो क्या करोगे तुम, तो डायनामिक एलोकेशन होता है। कहने का मतलब है कि भाई अब इसे डेटा पैकेट भेजना है तो मैंने वही IP इसको दे दी, अब इसका काम कंप्लीट हो गया, इसका डेटा पैकेट ख़त्म हो गया, अब इसने वो कर दिया तो अब किसी और को भेजना होगा, मैंने ये IP उठा के इसे दे दी। मान लो 1 मिनट के बाद इसने इसे फिर भेजना है तो मैंने इसे दूसरी ID उठा के दी। दैट इज कॉल्ड डायनामिक एलोकेशन, एलोकेट करना। समझ में बात आ रही है कि इस रूम के अंदर जैसे कभी गए होगे पार्क वार्क में जिसमें गाड़ियाँ होती हैं, है ना। अब वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, गाड़ी तो लिमिटेड है ना, छोटी जो बच्चे चलाते हैं, तो किसी एक बच्चे ने इसमें बैठा, अब यहाँ क्यू है, क्यू मतलब वेटिंग चलेगी। अगर वेटिंग नहीं तो मान लो इसका एक राउंड कंप्लीट करा है, ये खाली हो गई, यहाँ पे से इसे किसी और को दे दिया। मान लो ये बच्चा दोबारा चाहता है कि भेजेगा तो इसे ये वाली पकड़ा देगा। तो यही डायनेमिक एलोकेशन होता है IPs का, क्योंकि IP एड्रेसिंग लिमिटेड है हमारे पास, इसलिए IPv6 लेके आए हम, ताकि उसमें इतनी बिट हमने बढ़ाई जो अभी आने वाले वक्त में इतनी इनफ है, लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं कुछ अपनी। समझ में बात आ रही है नहीं? ये सब तो उसमें पढ़े होगे तुम यार, पढ़ा है सर। हाँ। तो उसके बाद आता है LTE। फीचर्स क्या हैं, बहुत स्पीड, हाई स्पीड का वो है 100 Mbps। वो FDMA इसमें इस्तेमाल होता है डाउन लिंक के लिए, और SCFDMA इसके लिए किस में इस्तेमाल होता है, अप लिंक के लिए। ऑल IP बेस्ड सिस्टम है, लेटेंसी बहुत कम है, हाई कैपेसिटी है, बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है QoS, है ना। क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसी है ये बहुत मैटर करता है। जब जियो शुरू में आया था 4G लेके, तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, तो फ़ोन करते थे कि भैया नेट नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ाते थे वो लोग। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, जब तुम लोग मैं पता नहीं तुम लोग, जब मैं BTech में था, जब वो हुआ था ये लॉन्च, है ना। शुरू में तो उन्होंने फ्री प्रोवाइड कराया था ना कि भाई डेली इतना मिलेगा। ये इसका क्या है, अब इसको इम्प्रूव किया गया। तो जो LTE था, LTE में केवल इंटरनेट डेटा पैकेट ही थे, वॉइस के लिए अलग से वो पिछली वाली जनरेशन इस्तेमाल हो रही थी। फिर इसमें ये क्या गया कि वॉइस को भी तुम ऑन एज अ डेटा पैकेट भेज सकते हो, इसलिए उसका नाम पड़ा वॉइस ओवर LTE। मतलब वॉइस को भेज रहे हो तुम किस नेटवर्क पे, LTE के नेटवर्क पे, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, बोल्टी। इसीलिए HD कॉलिंग आती है मतलब। हाँ, जो जब फ़ोन आता है, पहले फ़ोन अलग होता था, वो मतलब तुम्हारा नॉर्मल डिजिटल ट्रांसमिशन था ये, मतलब, और जो डेटा का ट्रांसमिशन था वो अलग था। अब वोल्टी जो आया, वोल्टी में हमने वॉइस को भी एज अ डेटा पैकेट ही चालू कर दिया। ये इसका वो है यूज़र, ये eNodeB भी, MME, PWG, ये सब इसके वो हैं, एक बार इसे पढ़ लेना, ठीक है। ये पिक्चर मैंने लगा दी है। बोल्टी क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है जो वॉइस कॉल्स को LTE नेटवर्क के थ्रू ही कराती है।
समझ में बात आ गई? ट्रेडिशनल सिस्टम में वॉइस जो है वो सर्किट स्विचिंग से होती थी, यहाँ पे वो पैकेट स्विचिंग से होने लगी वॉइस कॉल भी। समझ में बात आ रही है? सर्किट स्विचिंग मतलब पहले एक नेटवर्क स्टेब्लिश्ड होगा, तब उसके बाद डेटा ट्रांसफ़र होना चालू होगा, जबकि डेटा पैकेट में एक ही टाइम पे मल्टीपल पैकेट चलेगा अलग अलग उससे, और वो जाके जहाँ पे तुम्हारा रिसीवर पे वो इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है। बोल्टी आर्किटेक्चर क्या है? ये आईपी मल्टीमीडिया सबसिस्टम इसमें इस्तेमाल होता है, ये इन्होंने मेन कंपोनेंट ये है। ठीक है। फीचर्स इसके एचडी वॉइस कॉल होने लगी तुम्हारी, फास्ट कॉल सेटअप होने लगी, क्योंकि अभी देखो सर्किट स्विचिंग और डेटा स्विचिंग में जब अंतर देखोगे तो पॉइंट क्या है, इसमें सर्किट इस्टेब्लिश्ड करना पड़ेगा पहले, जो तुम घंटी लगाते थे फिर पहुंचती है, तो उसमें वो सर्किट बन रहा है और उसमें बहुत बार टाइम ज़्यादा लगता था, है ना। यहाँ पे वो डेटा पैकेट रैंडम भेजना चालू कर देगा, तो यहाँ पे ये टाइम कम लेगा डेटा स्विचिंग सर्किट स्विचिंग से। तो लेकिन सिक्योर ये ज़्यादा था, सर्किट स्विचिंग ये कम सिक्योर होता है डेटा पैकेट वाला, क्योंकि भाई सर्किट इस्टेब्लिश्ड हो गया, डेटा एक ही जगह जाएगा। लेकिन पैकेट स्विचिंग में हो सकता है कि डेटा गलत जगह पे भी जाए, है ना। समझ में बात आ रही है? फिर उसके बाद है बैटरी एफिशिएंसी। कहने का मतलब है कि जब हम सिग्नल ट्रांसमिट करने थे, जो मैंने शुरू में भी बताया कि अपनी ब्रांच में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज़ द पावर, जो हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हुए हमें वो करनी पड़ रही है, तो जो पैकेट स्विचिंग में पावर लगती है वो कम जाती है हमारी। इसलिए जो बैटरी, जो पहले हर जनरेशन में तुम अब तक आए होगे, तो पहले फ़ोन चौड़ा होता था फिर पतला पतला, तो एक तो एंटीना कम किया, एक बैटरी का साइज़ कम होता चला गया, समझ गए। और लॉन्ग टर्म हम अभी हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, तो हमें लंबे ड्यूरेशन तक बैटरी चलानी होती है। अगर 1-2% भी तुम्हारा फ़ोन होगा और तुम्हारा नया फ़ोन है और तुम्हारा नेट ऑफ है, या वो मतलब तुम कॉल कर रहे हो, तो कॉल पे कम से कम 2-2 घंटे भी कर सकते हो, 1-1.5 घंटे तो कर ही सकते थे, है ना, केबल उस पर। लेकिन इंटरनेट पे तुम्हारा वो ज़्यादा होने लगता है। ठीक है। क्लियर वॉइस है, एचडी क्वालिटी में फास्टर कनेक्शन, बेटर एफिशिएंसी। तो ये इसके बारे में है, 4G के बारे में। ये LTE का पूरा वो है आर्किटेक्चर, ये एक बार पढ़ लेना, ये दोबारा आ गया शायद, है ना, LTE। इसके बारे में ये इसके वो हैं, देख लो एक बार आर्किटेक्चर LTE का। यूज़र इक्विपमेंट है, इवॉल्व नोड भी है, ये बेस स्टेशन की तरह है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है यूज़र इक्विपमेंट के साथ, रेडियो रिसोर्स कंट्रोल करता है, शेड्यूलिंग और हैंडओवर को भी देखता है ये। और EPC क्या है? इवॉल्व पैकेट कोर। ये क्या है तुम्हारा, इसके अंदर क्या होता है, मोबाइल मैनेजमेंट एंटिटी, जो अथेंटिकेशन करता है, मोबिलिटी मैनेज करता है और कंट्रोल प्लेन हैंडलिंग करता है। फिर SDG सर्विंग गेटवे क्या है, डेटा को फॉरवर्ड करता है और एक्ट एज अ राउटर इनसाइड अ LTE नेटवर्क, राउटर की तरह बिहेव करता है कि हमें जो डेटा पैकेट है उसे कहाँ भेजना है, तो उसकी तरह ये बिहेव करता है। फिर पैकेट गेटवे ये इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है और IP एड्रेसिंग असाइन करता है। ठीक है। होम सब्सक्राइबर सर्वर ये यूज़र के डेटाबेस को अपने पास रखता है, जैसे वहाँ पे था रजिस्टर, वो होम HLR था ना शायद, उसी तरह से। हाँ, और ये सारी सब्सक्राइबर की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको भी स्टोर करके रखता है। वर्किंग इसकी वही है, सेम कैसे वर्किंग करेगा। इसमें LTE में लॉजिकल और फिजिकल दोनों तरह के चैनल होते हैं। ये डेटा चैनल होता है, ये कंट्रोल चैनल होता है और ये अपलिंक चैनल होता है। ये हटा दो, छोड़ो। ठीक है। ये क्या है, OFDM है, ये ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग है। ठीक है। इसे डाउनलिंक में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि डाउनलिंक का मतलब क्या है, जब डेटा आ रहा है ना, तो मल्टीपल यूज़र्स को भेजना है वो हमें। समझ में बात आ रही है? सर अपलिंक में इतना स्लो क्यों है स्पीड? किस में ज़्यादा है, उसमें कम क्यों है अभी भी? ये मतलब क्यों है स्लो? हाँ, जब अपलोड करते तो स्लो क्यों दिखाता है हर जगह अभी भी? पहले भी दिया हुआ है, आज भी यही होता है।
नहीं, स्पीड बड़ी है अपलिंक की और डाउनलिंक की। डाउनलिंक से कम ही रहता तो हाँ, तो उसका जो पॉसिबल रीज़न है, जो मुझे हम कम्युनिकेशन में पढ़ रहे होते हैं कि ये मेरा सोर्स है, ये क्या कर रहा है, डेटा को जनरेट कर रहा है ना। इसके डेटा को जनरेट करने की एक स्पीड होती है, समझ गए। मान लो ये तुम्हारा RB बिट पर सेकंड जनरेट कर रहा है, है। यस। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो डेटा जनरेट हो रहा है। ये तुम्हारा चैनल है, ये चैनल की कैपेसिटी है कि इतना डेटा तुम पर सेकंड इस पे भेज सकते हो, है ना। तो सैनन फैनो ने ये बोला था कि जो चैनल की कैपेसिटी है वो मस्ट बी ग्रेटर देन होनी चाहिए तुम्हारे बिट रेट से, कि भाई तुम जितना डेटा जनरेट कर रहे हो उससे ऊपर होनी चाहिए, है ना। तो और दूसरा एक उन्होंने रिलेशन दिया था कि भाई जो तुम्हारी बैंड बिट होती है वो जो ये बिट रेट होता है क्या, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो बैंड विड्थ पे डिपेंड करता है और एक SNR पे डिपेंड करता है। ये एक रिलेशन है ना। तो इन दो चीज़ों पे तुम्हारा ये इसकी वो डिपेंड करेगी चैनल की कैपेसिटी। तो तुम्हारा जब तुम यूज़र मान लो एक टावर में 1 लाख लोगों को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, समझ में बात आ रही है। तो उसने अब अलग अलग टेक्निक उसने इस्तेमाल करी है कि मान लो इसमें वो कौन सी इस्तेमाल कर रहा है, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। उसने पूरे इसको छोटे छोटे उसमें बांट दिया, डिवाइड कर दिया और हर एक को एक कैरियर सिग्नल दे दिया। तो मतलब इस चैनल की मान लो ये 2 मेगाहर्ट्ज़ में बांट दिया, इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी हो गई 2 मेगाहर्ट्ज़। तो इतने से वो तुम्हें डेटा दे सकता है और उसके प्रोसेस में डेटा ऑलरेडी जनरेटेड है और उसने बैंडविड्थ भी फिक्स कर दी। तुम्हारे केस में सोर्स तुम जनरेट कर रहे हो, क्या तुम तुम्हारा जो डिवाइस है वो उतनी स्पीड से डेटा जनरेट कर पा रहा है अपलिंक करने के लिए, समझ में बात आ रही है। तो इसलिए उसकी स्पीड जो मुझे लगता है कि दैट इज़ द रीज़न जो कम रहती है अपलिंक की उससे डाउनलिंक की, समझ में बात आ रही है। फिर जब तुम भेज रहे हो अपने को, जब तुम डेटा भेज रहे हो और चैनल तुमने लेट अज्यूम तुम चैनल के जो रास्ते हैं, क्योंकि उसके पास तो पावर है, कंट्रोल पावर है। SNR का क्या मतलब हुआ, सिग्नल की पावर और नॉइस की पावर। इसके पास तो ये कैपेसिटी है ना, इसकी पावर तो इस हिसाब से बनाई गई है ना कि ये सेल के सबसे लास्ट पॉइंट में भी अच्छी क्वालिटी में सिग्नल भेज पाए। लेकिन जो तुम्हारे इक्विपमेंट से सिग्नल निकल रहा है उसकी पावर तो कम होगी, समझ में बात आ रही है ना। और प्लस और तुम्हारी उसके पास डायरेक्शनल एंटीना भी है कि भाई तुम्हारे मान लो उसने डिवाइड कर दिया और डायरेक्शनल एंटीना से तुम्हारे इस एरिया को, छोटे एरिया को डिवाइड कर रहा है। तुम अपने सिग्नल से भेज रहे हो, तुम्हारे फ़ोन में तो नॉर्मल ट्रांसमीटर एंटीना है ना जो हर तरफ को यूनिट भेजेगा। उसे नहीं पता, हो सकता है कि तुम एक टाइम पे इस जगह हो, एक टाइम पे हो सकता है तुम इस जगह हो, समझ गए। तो ये तो ये ओमनी डायरेक्शनल एंटीना है, तो इसकी तो सिग्नल पावर वैसे भी कम होगी। तो जब इसकी सिग्नल पावर कम होगी तो इसके जब ये भेजेगा तो इसके अंदर जो इसकी कैपेसिटी है वो अपने आप कम हो गई। समझ में बात आई नहीं। तो ये बेसिक कम्युनिकेशन का पार्ट है कि भाई अपलिंक क्यों ज़्यादा है और डाउनलिंक क्यों है, और एक्चुअल जो होगा वो मैं बता दूंगा और एक बार पढ़ूंगा मैं भी। जो इंट्यूशन है वो यही है, जो रीज़न है इसका, ठीक है। इसमें क्या है, सिंगल कैरियर FDM में इस्तेमाल होता है जिसमें एक ही FC है जो तुम्हारे फ़ोन को दी हुई है कैरियर फ्रिक्वेंसी। उस कैरियर फ्रिक्वेंसी पे एक चैनल, एक तुम्हें पर्टिकुलर तुम्हारे मान लो जो तुम्हारा ये है इसे FC असाइन की हुई है और इस चैनल को तो उन्होंने क्या किया है कि मान लो लेट अज्यूम 500 किलोहर्ट्ज़ का चैनल असाइन कर दिया ऑलरेडी, समझ गए। तो अब इसी से ही इसे डेटा भेजना है। तो ये मैक्सिमम कितना डेटा भेज सकता है इस कैपेसिटी के आसपास, समझ में बात आ रही है। तो ये एक वन ऑफ द रीज़न है कि भाई ये लिमिटेशन है इसके पास। तो ये हो गया, और इसमें लो पावर कंजप्शन है, पावर कम इस्तेमाल हो रही है इसकी, तो लो पावर कंजप्शन है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो डेटा रेट है वो भी कम होगा अपने आप, ठीक है। फिर LTE स्ट्रक्चर में ये इसका वो है फ्रेम ड्यूरेशन, सब फ्रेम, हाँ ये छोड़ दो। फ्रेम समझते हो ना, नहीं। जब मैंने TDM में पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि भाई TDM में डेटा जनरेट कर रहा है एक फ्रेम में, मतलब उनने मान लो एक बार में उसने 10 सैंपल लिए,
तो 10 सैंपल्स को वो ट्रांसमिट करेगा। उस जो एक वो है फ्रेम, क्या है, चैनल चंक ऑफ डेटा है, मतलब 1010 का एक कलेक्टिव फॉर्म है, इसे फ्रेम बोलते हैं हम। तो वो उसकी एक ड्यूरेशन होती है, उसे बोलते हैं हम फ्रेम ड्यूरेशन। ठीक है। LTE के एडवांटेज क्या है, बहुत हाई स्पीड है, लो डिले है, एफिशिएंट बैंडविड्थ का यूज़ है, बेटर वॉइस क्वालिटी और डेटा क्वालिटी, मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता है। हाई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है इसकी, रिक्वायर न्यू डिवाइसेस, मतलब नई डिवाइसेस चाहिए क्योंकि वो चेंज हो गया है सारे। अभी 4G को सपोर्ट करने वाले फ़ोन चाहिए होते थे ना तुम्हें, है ना, जो मान लो जो उससे पहले थे वो तो अपने से नीचे वालों को सबको वो कर रहे थे, लेकिन ये अब नया आ गया तो इसके लिए अब जैसे 5G है तो 4G जो तुम्हारे फ़ोन बनाए वो इस तरह से बनाए कि अगली जनरेशन को भी सपोर्ट कर सकें, और कुछ फ़ोन ऐसे थे जो नहीं सपोर्ट करते हैं 5G को, है ना। तो उसके अब और लेकिन अब जो अगली जनरेशन के लिए बनाए जाएंगे वो इस हिसाब से बनाए जाएंगे कि अगली जनरेशन को भी सपोर्ट करें, है ना। तो ये है, तो यहाँ से हम 1G से इस तरह से ऊपर तक गए हैं अभी तक जो अपनी हमने पढ़ा। फिर ये आता है WiMAX टेक्नोलॉजी। क्या होता है WiMAX के बारे में पढ़ा है कुछ नहीं? वाईफाई के बारे में वाईफाई भी नहीं पढ़ा है? मेरे में ही चैप्टर है ना, हाँ ठीक है। तो WiMAX का नाम है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर द माइक्रोवेव एक्सेस, एक वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस होती है ये, है ना, जो लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेट एक्सेस का प्रोवाइड करती है। जो वाईफाई होता है वो लोकल एक छोटे एरिया को इंटरनेट प्रोवाइड करता है, और WiMAX एक बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में, मतलब लॉन्ग एरिया को इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ठीक है। इसका जो ये स्टैंडर्ड है, IEEE एक संस्था है ना, इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ, को लेके, जो कि स्टैंडर्ड सेट करती है हर एक उसके लिए। जैसे वाईफाई के लिए भी एक स्टैंडर्ड है, इनके अलग अलग सर्विस के लिए उन्होंने वो कर रखे हैं, उनकी फ्रिक्वेंसीज फिक्स्ड कर रखी हैं, है ना। तो ये उनका स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड पे बेस्ड है, ये 4G की तरह ही है ना। मान लो बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे होंगे ना जिसमें तुम्हारा सेम या कुछ भी नहीं होगा, उसे भी तो इंटरनेट प्रोवाइड करना होगा। जैसे ये कैसे कनेक्टेड है, ये लोकल उससे कनेक्टेड है, लेकिन बहुत सारी डिवाइस हैं जो केवल, जैसे एलेक्सा होती है, छोटा सा डब्बा एलेक्सा, उसे इंटरनेट चाहिए, वो चलेगा, तो उसे इंटरनेट प्रोवाइड करना, उसके अंदर सिम तो है नहीं। तो इस तरह के इक्विपमेंट को जो तुम्हारा जहाँ पे 4G नहीं जा सकता, वहाँ भी डेटा तो रिक्वायरमेंट हो सकती है ना, या रोबोट है ना, उसको भी इंटरनेट चाहिए। तो इस तरह की डिवाइसेस को इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए ये टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है WiMAX। ठीक है। जैसे इन्होंने वही बोला है कि वाईफाई घर के छोटे एरिया को इंटरनेट प्रोवाइड करता है, WiMAX जो है वो बड़े एरिया को इंटरनेट देता है। ये लॉन्ग रेंज वायरलेस इंटरनेट सिस्टम है। इसमें क्या होता है, एक बेस स्टेशन होता है जो इंटरनेट सिग्नल भेजता है टावर की तरह, है ना, और ये सिग्नल वायरलेस तरीके से यूज़र तक पहुंचता है, और यूज़र डिवाइस यहाँ से डेटा रिसीव करती है। मतलब WiMAX में मेन टावर होगा, यूज़र डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन। ब्लैक हॉल, ये बैक हॉल नेटवर्क, मतलब जो फाइबर बिछे होते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन कितनी, लॉन्ग रेंज कितनी हो सकती है, 50 किलोमीटर, 30 से 50, स्पीड 70 Mbps। ठीक है। लार्ज एरिया कवरेज है, सपोर्ट मल्टीमीडिया यूज़र, ब्रॉडबैंड वायरलेस सर्विस है ये एक तरह से। वाइड कवरेज है इसका, हाई डेटा रेट है, नो नीड ऑफ केबल्स, यूजफुल इन द रूरल्स एरिया। ठीक है। कॉस्टली, बहुत कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका। वेदर जो है वो सिग्नल को अफेक्ट कर सकते हैं। लिमिटेड यूज़ है, मतलब इसका 5G और जो LTE है उसने इसे रिप्लेस कर दिया है। ठीक है। वायरलेस ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी है जो इस स्टैंडर्ड पे बेस है, जो कि लॉन्ग रेंज में हाई डेटा स्पीड प्रोवाइड करती है इंटरनेट। अब बात आती है सिम और IME है। ये सिम होते हैं 3 तरह के, स्टैंडर्ड, ये माइक्रो, अब ये नैनो, देखे होंगे तुमने, है ना। तो तुम ये देखे नहीं है, बड़े देखे तो सभी होगे ना। इनके ये फिक्स्ड स्टैंडर्ड साइज हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, है ना, स्मॉल स्मार्ट सिम होती है जो मोबाइल में लगती है। इसमें यूज़र की आइडेंटिटी क्या होती है, स्टोर होती है। सिम क्या स्टोर करता है, मोबाइल का नंबर,
इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, एक ऑथेंटिकेशन की और कॉन्टैक्ट्स। बहुत बार क्या तुम फ़ोन में देखोगे कि फ़ोन के अंदर सेव कर रहे हो या सिम के अंदर, तो इसमें एक छोटी सी मेमोरी भी होती है। सिम का क्या काम है? यूज़र को नेटवर्क से कनेक्ट करना, जो उसके वहाँ फ़ोन नंबर से ही तो कनेक्ट होता है ना। ऑथेंटिकेशन करना, वैलिडेट करना, रोमिंग इनेबल करना। रोमिंग मतलब मूव कर रहे हो दूसरे में चलेगा तो उसे इनेबल करेगा, उसका चार्ज भी लगता था पहले। ठीक है। स्मार्ट कार्ड है जो कि सब्सक्राइबर की आइडेंटिटी को स्टोर करता है और मोबाइल कनेक्ट मतलब मोबाइल को इंटरनेट से कनेक्ट भी करता है। ठीक है। अब ये तुमने देखा ही होगा, तुम्हारे फ़ोन के अंदर होता है ये ऐसे इस तरह का जब डब्बा आता है उस पर भी इस तरह के होते हैं और फ़ोन के अंदर भी होता है। यहाँ से ऐसे डायल करोगे तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा क्या है ये। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी है, जो एक यूनिक नंबर है जो तुम्हारी डिवाइस को दिया गया है, जो हर मोबाइल डिवाइस को दिया जाता है। इससे डिवाइस की पहचान होती है, यूज़र की नहीं। उसमें मल्टीपल सिम डल सकते हैं पर ये पता होगा कि किस डिवाइस में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। हर फ़ोन में का अलग एक EMI नंबर होता है, जनरली 15 डिजिट का होता है। फ़ोन को ट्रैक करता है और आइडेंटिफाई भी करता है। IMI का उद्देश्य क्या है? अगर फ़ोन चुर जाए उसकी ट्रैकिंग करना, खो जाए, ब्लैक लिस्टिंग करना। अगर फ़ोन चोरी हो गया तो उसे ब्लैक लिस्ट भी करा सकते हो अगर तुम्हारे पास ये नंबर है तो फिर वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर नेटवर्क से डिवाइस का वेरिफिकेशन करता है। तो यही है इनके बारे में। यहाँ पे ही अपना चैप्टर ख़त्म होता है।